Hello students, welcome to the online class of MPS Baru। आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट हैपन टू वीवर्स। इससे पहले जो क्लास था उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़ और इसके अलावा लाइफ ऑफ द वर्कर्स इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कल हमने देखा कि पहले जो नेटवर्क यहाँ का जो ट्रेड नेटवर्क था या पूरा सिस्टम जो था, ट्रेडिंग सिस्टम जो था, वो इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन ब्रोकर्स उनके कंट्रोल में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ यूरोपियन कंपनीज़ पहुँच जाते हैं तो यूरोपियन कंपनीज़ ने जब उनकी ताकत बढ़ने लग जाते हैं, यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा थे उनसे बहुत सारे कंसेशंस उन्होंने हासिल कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं इंडियंस को उन्होंने इस ट्रेड से बाहर निकाल दिया गया। इस ट्रेड से बाहर निकाला। पहले जब इंडियंस ट्रेड करते थे तो जो पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे वो सूरत और हुगली था, और बाद में जब अंग्रेज़ों ने ये पूरा ट्रेड जो है अपने कब्ज़े में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, तो उन्होंने सूरत और हुगली को छोड़कर उन्होंने कलकत्ता और मुंबई को चुना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मजबूती या स्ट्रेंथ करना और भी ज़्यादा मजबूत बनाना 1760 के बाद। तो पहला इसने इंडियन टेक्सटाइल का यहाँ से एक्सपोर्ट्स होने में ये कारण नहीं बनते, ये कोई वजह नहीं बनते। ईस्ट इंडिया कंपनी की कंसोलिडेशन जो है पहले फेज़ में इसकी कंसोलिडेशन की वजह से यहाँ से बाहर कपड़े जाना जो है उसमें कमी नहीं आया। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है उस समय ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ था, और अभी भी हिंदुस्तानी जो उम्दा किस्म के, कल हमने देखा था कि सबसे बेहतरीन किस्म के कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है वो हिंदुस्तान से जाता था, और हिंदुस्तान के इन कपड़ों का इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स था। तो जब तक ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज सही से एक्सपेंड नहीं हुआ था तब तक इन कपड़ों की डिमांड जो है वो होती रही, इनकी डिमांड्स आती रही इंटरनेशनल मार्केट से। तो यूरोप में भी इसके बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी इंडियन टेक्सटाइल्स की। तो इस वजह से कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड था टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करने में इंडिया से, यानी कंपनी की जो इंटरेस्ट थी वो यहाँ से यूरोप में कपड़ा बेचने में, एक्सपोर्ट करने में वो इंटरेस्टेड थे। तो बंगाल में और कर्नाटक में 1760s और 1770s में जब ये पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं, पहले तो यहाँ के जो लोकल कोर्ट्स थे उन कोर्ट्स से उन्होंने कंसेशंस लिए हैं, उनसे उन्होंने पिटिशंस के ज़रिए, दरख्वास्तों के ज़रिए उन्होंने यहाँ कंसेशंस हासिल किया है, यहाँ से उन्होंने परमिशंस हासिल किए हैं यहाँ ट्रेड करने की। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंगाल पर वो काबिज़ हो जाते हैं, बंगाल की वो मालिक बन जाते हैं, और इसके साथ साथ कर्नाटक का भी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से क्या हो जाते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं यहाँ से सामान लगातार रेगुलर यहाँ से चीज़ें, गुड्स एक्सपोर्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो वो ब्रिटिश ओरिजिन थे, और इसके अलावा और भी यूरोपियन पावर्स जो है इस ट्रेड में शामिल थे। तो इसमें आपका फ्रेंच आ जाते हैं, डच आते हैं, पुर्तगीज़ आते हैं, और साथ साथ में लोकल ट्रेडर्स तो है ही। तो ये सारे जो है एक किस्म की कंपटीशन की माहौल हो जाती है इन वूवन क्लोथ्स को सिक्योर करने के लिए, इन वूवन क्लोथ्स को हासिल करने के लिए। इन सारे यूरोपियन पावर्स के साथ इंडियन ट्रेडर्स ये सारे जो है एक कंपटीशन में आ जाते हैं इन बने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए। तो इस वजह से जो वीवर्स थे और सप्लाई मर्चेंट्स थे, कल हमने देखा था कि दो किस्म के मर्चेंट्स होते थे, एक तो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे और एक आपका एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं। सप्लाई मर्चेंट का काम होता था वीवर्स से इन बनाए हुए, जो बनाने वाले लोग हैं जो कपड़े बनाते थे उनको हम वीवर्स कहते हैं, तो वीवर्स से इन कपड़ों को हासिल करने का काम जो है वो सप्लाई मर्चेंट का होता था, और सप्लाई मर्चेंट इसको लेकर पोर्ट तक पहुंचते थे, और पोर्ट में ब्रोकर के ज़रिए वो प्राइसेस निगोशिएट करके इसके बाद एक्सपोर्ट मर्चेंट को बेच देते थे। ठीक, वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स वो बार्गेन कर पाते थे, तो और बेस्ट बायर को सबसे बेहतरीन जो दाम देता था, जो कीमत, सबसे बेहतरीन कीमत, सबसे बढ़िया कीमत जो भी देता था वो वीवर और वो बायर जो ये सप्लाई मर्चेंट जो है
उसे वो कपड़ा बेच देता था। तो अपने जो लेटर्स थे, बाद में कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, वो जब उन्होंने अपने मालिकों को अपने से बड़े जो ओहदे पे फाइज थे, उनको जब भी उन्होंने दरख्वास्तें लिखे, उन्होंने हमेशा शिकायत की कि यहाँ जो सप्लाई हमें मिलता है वो बड़े कीमत पे मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें दाम चुकाना पड़ता है। तो जब आप चीज़ों की दाम ज़्यादा देकर चीज़ों को ख़रीदेंगे, दाम ज़्यादा देकर आप कपड़े हासिल करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ओबियसली आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपने ख़रीदा जो है, आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आपका जो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की इसी डिफरेंस को तो हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट जब आप कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम पे आ जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बचता था। तो लगातार उन्होंने जब भी इन कंपनी ऑफिशियल्स ने वहाँ लंदन में लेटर्स लिखे, तो उन्होंने क्या किया है, लगातार इसी चीज़ की उन्होंने शिकायत की कि जो हमें यहाँ कपड़े मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा दाम पे मिल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने ऐसा पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले बंगाल में। हाँ, तो बंगाल में जब उन्होंने पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश किया, बंगाल में वो पावर में आ जाते हैं, तो क्या कर सकता था, वो मोनोपोली राइट हासिल कर सकता था। अब ट्रेड करने का हक जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ये बना सकते थे वो कि बंगाल से जितने भी जाएंगे चीज़ें जाएंगे, उसमें तिजारत करने का हक जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का है, क्योंकि आप बंगाल को लेकर तो वो कुछ भी कर सकते थे, बंगाल के तो वो आप मालिक बन चुके थे। हाँ, तो इस वजह से क्या सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल बनी है। इस सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल के ज़रिए वो लोग कंपटीशन को बिल्कुल ख़त्म कर सकता था, कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकता था, और रेगुलर सप्लाईज़ को भी इंश्योर कर सकता था कि कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है लगातार यहाँ से सप्लाई होते रहे। और वो भी अब तो कंपटीशन भी नहीं होंगे बंगाल से, अब कंपटीशन को बंगाल में से जितने बंगाल के जो वीवर्स होंगे, बंगाल में कुछ भी कर सकते थे वो लोग, क्योंकि बंगाल में तो पॉलिटिकल पावर में थे, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने कुछ इक़दाम उठाए हैं, अलग अलग स्टेप्स के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को किया। अब उन्हें क्या, फ्रेंच हो गया, पुर्तगीज़ हो गया, उनको कंपटीशन से हटाना था, उनको इस मार्केट से हटाना था, और इंडियन ट्रेडर्स को भी हटाना था। अब सिर्फ उन्हीं को ही ट्रेड करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, उन्होंने इस एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश, एलिमिनेट करना मतलब बाहर कर देना बिल्कुल, इस सीन से ही, इस ट्रेड कंपटीशन से ही बाहर कर देना। और ब्रोकर्स जो इसके साथ कनेक्टेड थे, और इस क्लोथ ट्रेड के साथ जितने भी ब्रोकर्स कनेक्टेड थे, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश किया है, और एक डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है। पहले उस वीवर तक पहुंचने के लिए आपको 2-3 लोगों के बाद जो है मतलब उनका जो कंट्रोल था वो वीवर्स पे पहले नहीं था। वीवर्स को तो कौन कंट्रोल करता था, वीवर्स को सप्लाई मर्चेंट्स कंट्रोल करता था, और सप्लाई मर्चेंट इसको एक्सपोर्ट ब्रोकर्स के जरिए एक्सपोर्ट मर्चेंट, वो बहुत सारे लोग इस ट्रेड में शामिल थे। तो डायरेक्ट लिंक नहीं था वीवर्स के साथ। अगर आपका कोई डायरेक्ट लिंक होता तो चीज़ें जो है सस्ते में मिल जाता। अब उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको हटा दिया, ठीक। उन्होंने क्या अपॉइंट किया है एक पेड सर्वेंट को, मतलब पैसा देकर एक आदमी को सर्विस पे लिया है, जिसको वो गोमस्तास कहते हैं। एक आदमी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने सर्विस पे ले लिया, उन बहुत सारे लोगों को इस काम के लिए रखा है, ताकि वीवर्स को वो सुपरवाइज़ कर सके, जो कपड़े बनाने का काम था गाँव में उनको देख रेख कर सके। तो इन वीवर्स को सुपरवाइज़ करने के लिए उन्होंने एक पेड सर्वेंट रखा है, एक नौकर रखा है पैसा देकर, जिसे वो गोमस्तास कहते थे। तो गोमस्तास का काम क्या था, गोमस्तास का काम ये था कि उस वीवर पे नज़र रखना, उस कपड़ा बनाने वाले पे नज़र रखना, उसको देख रेख करना, उनसे जितने भी कपड़े बनते हैं उनको जमा करना, और इसके अलावा वो किस किस्म की क्वालिटी के कपड़े बने हैं उस क्वालिटी को भी एग्जामिन करना, ये सारा उस गोमस्ता का काम था, ठीक है। तो दूसरी बात, उन्होंने कंपनी वीवर्स को दूसरे बायर्स के साथ डील करने से रोका है। पहले क्या होता था, पहले अभी हमने पढ़ा था कि पहले वो सप्लाई मर्चेंट और वीवर जो है वो बिल्कुल यहाँ जो प्राइस है, प्राइस को लेकर वो सबसे बेहतरीन दाम देने वाले आदमी को अपनी चीज़ें बेच सकता था, ठीक।
तो लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि अब जो कंपनी के वीवर्स होंगे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, चाहे पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले, वो कपड़ा जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ही देंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए किस तरह मजबूर किया, हालांकि क्या होना चाहिए, लोग आज़ाद होना चाहिए कि उन्हें जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिस आदमी से अपनी चीज़ को सबसे ज़्यादा कीमत मिलेगा उसको बेचना चाहिए। लेकिन अब इन्हें मजबूर किया गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ें बेचने के लिए मजबूर किया गया। वो कैसे किया गया, वो एक सिस्टम ऑफ एडवांस के ज़रिए किया गया। सिस्टम ऑफ एडवांस का मतलब है कि ये जो गाँव में जो चीज़ें बनती थी, कपड़े बनते थे, गाँव में जो कपड़े बनाने वाले वीवर्स और आर्टिजन्स जो थे वो बहुत गरीब होते थे, उन्हें पैसे की हमेशा ज़रूरत पड़ते थे, तो पेशगी की ज़रूरत पड़ता था, यानी एडवांस में पैसे की ज़रूरत पड़ता था। तो सिस्टम ऑफ एडवांस में क्या होता है कि उन्हें सबसे पहले पैसा, इस ज़रूरत को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या देता था, एडवांस में पैसा देता था, इन सामानों को बनाने के लिए एडवांस में पैसा देता था। तो एक दफ़ा जब इस ऑर्डर को प्लेस किया गया, इन वीवर्स को लोन दिया जाता था ताकि वो रॉ मटेरियल्स जो है इस चीज़ को बनाने के लिए, चाहे अगर आपको कॉटन के कपड़े बनाने होंगे या इसके अलावा आपको सिल्क के कपड़े बनाने होंगे, तो सिल्क और उस कॉटन को, रॉ सिल्क और रॉ कॉटन को आपको ऑब्टेन करने के लिए आपको और एडवांस में पैसा दिया जाता था, उनको लोन दिया जाता था। और जो लोग लोन लेता था, पैसा लेता था, अब उनको कपड़ा किसको देना पड़ेगा, कपड़ा तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को देना पड़ेगा, क्योंकि लोन भी उन्हीं से लिया है। तो इन गोमास्ता, इन तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स कौन है, अब वही गोमास्ता है, उनको तनख्वाह देकर इस खिदमत के लिए रखा है अंग्रेज़ों ने। तो अब अपना जो बनाया हुआ सामान, चाहे वो कीमत ज़्यादा दे या कम दे, उस गोमास्ता को देना पड़ता था। तो अब वो किसी और ट्रेडर के पास अपनी चीज़ को लेकर नहीं जा सकता था। लोन्स, अब बहुत ज़्यादा लोगों ने लोन्स लिया है और इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ने लगा है। तो क्या किया, इन वीवर्स ने लोन्स ले लिए इस उम्मीद पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। अब लोन लेंगे, चीज़ें बनाएंगे, बेच डालेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, इस उम्मीद पे उन्होंने लोन्स ले लिया। बहुत सारे वीवर्स के छोटे छोटे प्लॉट्स भी थे, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े भी थे, जो पहले वो लोग कल्टीवेट करता था अपने वीविंग के साथ, यानी कपड़ा बनाने के काम के साथ साथ वो लोग अपना खेती बाड़ी भी करता था इन्हीं ही छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे, ठीक। और जो इस ज़मीन से उन्हें निकलते थे, जो भी प्रोडक्शन होता था, वो उनकी इन्हीं प्रोडक्शन के ज़रिए उनकी फैमिली नीड्स पूरे होते थे, अपने कुनबे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाता था। अब क्या करना पड़ा, अब उन्हें इन ज़मीनों को लीज पे छोड़ना पड़ा और अपना पूरा काम जो है वो वीविंग में सर्फ करना पड़ा, यानी कपड़ा बनाने में सर्फ। अब क्योंकि आपने पहले ही आपके पास ऑर्डर है, इतने सारे कपड़े बनाने का आपके पास डिमांड है, अब आपको ऑर्डर पूरा करना है। अब पूरे फैमिली के अंदर जितने भी कुनबे के अफराद होंगे वो सारे जो है इस काम में लग गए अब वीविंग में। तो वीविंग दर हकीकत एक ऐसी काम थी, वीविंग का, कपड़ा बनाने का काम ऐसी काम थी जिसमें पूरे फैमिली का लेबर लगता था, पूरे फैमिली को मिल के काम करना पड़ता था। क्योंकि हमें पता है कि वीविंग जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो हर एक स्टेज में अलग अलग लोगों को काम करना पड़ता था। कोई स्पिनिंग का काम करता था, कोई कार्डिंग करता था, कोई ट्विस्टिंग करता था। तो हर अलग अलग स्टेजेस में चिल्ड्रंस और वुमेंस जो है वो इन्वॉल्व रहते थे। तो बहुत जल्द बहुत सारे वीविंग विलेजेस में यहाँ आपको क्या देखने को मिला है, झड़प हुए हैं, लड़ाई हुए हैं, किन के बीच में, वीवर्स और गोमास्तास के बीच में। वीवर्स और गोमास्तास के बीच में बहुत सारे ऐसे वीविंग विलेज से, वीविंग विलेज यानी वो गांव जहां पर ऐसे कपड़े बनाने के काम होते थे। तो अब उन गाँवों में इन गोमास्तास और वीवर्स के बीच में लड़ाई के ख़बर आने लगे। अब गोमास्तास पेड सर्वेंट थे ब्रिटिश कंपनी के, और वीवर्स जो है वो भी लोकल होते थे लेकिन किसी और गाँव का होता था। जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे पहले, वो अक्सर क्या होता था, अक्सर वो लोग इन्हीं वीविंग विलेजेस में रहता था। और जब सप्लाई मर्चेंट्स, यानी जब पहले जो ट्रेड का जो सिस्टम था, अभी हमने पढ़ा कि पहले जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मोनोपोली राइट हासिल नहीं किया था, उस समय यहाँ पर अलग अलग किस्म के मर्चेंट्स थे, सप्लाई मर्चेंट्स, ये एक्सपोर्ट मर्चेंट, उसके अलावा ब्रोकर्स। तो सप्लाई मर्चेंट्स जो है वो उन्हीं वीविंग विलेजेस में रहते थे, उनका इन वीवर्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता था।
उनकी तमाम ज़रूरतों को वो सप्लाई मर्चेंट पूरा करता था, और जब भी मुश्किलात के वक्त आते थे उनकी मदद करता था वो सप्लाई मर्चेंट उन वीवर्स का। अब जो गोमस्ताज होते थे वो आउटसाइडर्स थे, वो किसी और गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें इस गाँव के साथ किसी भी किस्म का कोई सोशल लिंक नहीं होता था। तो जब वो वहाँ पर इन सामानों को हासिल करने के लिए आते थे, बड़े नखरे तरीक़े से पेश आते थे, और जब भी इन गाँवों में वो सब सामान लेने आते थे वो सिपाहियों के साथ, चपरासियों के साथ आता था। और जो वीवर्स जिनको थोड़ी बहुत इस सप्लाई में देर लगता था, जिन्हें टाइम लगता था, अभी ऑर्डर जितना ऑर्डर था उस ऑर्डर के मुताबिक वो जब सामान उन्हें दे नहीं पाते थे तो उनको वो लोग का सज़ा देता था। अक्सर उनको पीटते थे, उन बेचारे वीवर्स को अक्सर उनको फ्लॉगिंग करते थे। फ्लॉगिंग मतलब फ्लॉगिंग करने का मतलब होता है आपको क्या बोलते, बीटिंग हो गया, आपको पीटा जाता था। फ्लॉगिंग का मतलब हो गया आपको कोड़े मारे जाते थे, ठीक, कोड़े मारते थे और पीटते थे इस डीले के लिए, यानी सप्लाई को डीले करने के लिए उन्हें पीटा जाता था और कोड़े मारा जाता था, ठीक। अब उन वीवर्स को बार्गेन करने का भी वो अब स्पेस नहीं है, और दूसरे बायर्स को भी वो नहीं बेच सकता है बेचारे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से लोन लिया है। अब उन्हें चाहे अंग्रेज़ यही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स चाहे उन्हें पैसा ज़्यादा दे या कम दे, अब कपड़ा तो उनको ही देना है। तो जो कंपनी के इतने मेहनत करने के बावजूद, इतने मेहनत करके जब उन्होंने सामान बनाते थे, बनाने के बाद जो कंपनी उनको पैसा देता था वो बहुत कम देता था, और जो जिस लोन को उन्होंने एक्सेप्ट किया था उस लोन की वजह से अब उनको इस लोन ने कंपनी के साथ उनको टाई कर दिया, कंपनी के साथ उनको बांध दिया गया था। अब कंपनी से दूर, चाहे कंपनी वाले उन्हें पैसा दे या न दे, वो अब कंपनी से दूर नहीं भाग सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों पे कर्नाटका और बंगाल में वीवर्स ने बेचारे मजबूर होकर गाँव छोड़ दिया है, गाँव सुनसान पड़ गए, वो माइग्रेट करके चले गए, और दूसरे गाँव में जाकर उन्होंने लूम्स सेटअप किया गया है, और उन गाँवों में वो लोग ज़्यादातर उन गाँव में गए जहाँ उनके कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार रहते थे। तो कहीं और वीवर्स जो है विलेज ट्रेडर्स के साथ उन्होंने बगावत किया है, इस कंपनी के इस जुल्म के ख़िलाफ़। कंपनी के और इसके ऑफिशियल्स को उनको अपोज़ किया है, उनकी अपोज़ में उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने बगावत किया है। तो बहुत समय के साथ बहुत सारे वीवर्स जो है अब उन्होंने लोन लेने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया गया, उन्होंने इनकार किया है, अपने वर्कशॉप्स को उन्होंने बंद कर दिया, और अब वीविंग को छोड़कर उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर बनना उन्होंने पसंद किया है। तो 19वीं सेंचुरी में कहते हैं कॉटन वीवर्स जो है अब उनको और किस्म के, इन कॉटन वीवर्स को और तरह के मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। यहाँ आ गया मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। तो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया की बात करेंगे तो मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर एक शहर है। तो इस शहर का तो इंडिया में आना मुमकिन नहीं है, यहाँ कहते हैं मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। तो यहाँ इस बात को आपको समझना है कि अगर मैनचेस्टर की बात करेंगे, लीड्स की बात करेंगे, ये ऐसी शहरें हैं इंग्लैंड में जहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वहाँ बने हैं। तो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया का मतलब ये है कि मैनचेस्टर में जितने भी सामान बने हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, फैक्ट्रीज़ के आने की वजह से, वो सारे सामान अब कहाँ आने लगा है, अब इंडिया आना शुरू हो गया। अब उल्टा हो गया, देखो अंग्रेज़ों के आने के बाद उल्टा हो गया। पहले क्या होता था कि हिंदुस्तान से सारे सामान जाते थे, चाहे वो कपड़ा हो या दूसरी चीज़ें जो है या स्पाइसेस हो, वो सारे इंडिया से जाते थे वर्ल्ड मार्केट में। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ से रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया और वहाँ से उस बनाए हुए कपड़े को वापस हिंदुस्तानियों को क्या कर दिया, बेच दिया, मशीन पे बना के उस कपड़े को बेच दिया। तो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया का मतलब ये है कि मैनचेस्टर में बना हुआ कपड़ा आप कहाँ आने लगा, इंडिया आने लगा। 1772 में हेनरी पटुलू कंपनी की एक कर्मचारी थी, तो उसने इस चीज़ को कहने की हिम्मत की है कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल जो है, यानी हिंदुस्तानी कपड़ों की डिमांड जो है वो कभी भी कम नहीं होंगे, क्योंकि इस किस्म के कपड़े कोई और मुल्क बनाता ही नहीं है। यानी किसी और नेशन के पास इस किस्म के कपड़े बनाने के वो न वो फनकार है और न ये क्वालिटी, इस किस्म के क्वालिटी के मटेरियल्स वहाँ उनको मिलते हैं। तो हेनरी पटुल्लू ने इस चीज़ को कहने की उसने हिम्मत जताई कि हिंदुस्तानी कपड़ों की डिमांड कभी भी कम नहीं होंगे।
लेकिन फिर भी 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में हमें क्या देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान से कपड़े जाने का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है हमें। 1811-1812 में जो पीस गुड्स थे यानी बेहतरीन जो यहाँ से कपड़े जाते थे वो 33% थे इंडियन एक्सपोर्ट्स के, और 1850-1851 में ये गढ़ के कहाँ आ जाते हैं, सिर्फ 3%, यानी 30% जो है आपको इस एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिला है। ठीक, तो ऐसा कैसे हो गया? ठीक, और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है? तो जब इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो है उनको बड़ा फिक्र था दूसरे कंट्रीज़ से जो इंपोर्ट करके सामान आ रहे थे। जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, इन फैक्ट्रीज़ के मालिक थे, उन्हें फ़िक्र था कि अब हमें बाहर के मुल्कों से यहाँ चीज़ें नहीं लाना चाहिए। हमें तो फ़िक्र किस चीज़ की करनी चाहिए, हमारे इन फैक्ट्रीज़ में बने हुई चीज़ें जो है बाहर के देशों को बेचना चाहिए, तभी तो हमारे फैक्ट्रीज़ चलेंगे, तभी तो हमारे लिए पैसा आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने सरकार पे दबाव डाला है, आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज करो, यानी बाहर से आए हुए सारे सामानों पर टैक्स बढ़ा दो, ये कॉटन टेक्सटाइल पे, ताकि मैनचेस्टर गुड्स जो है वो ब्रिटेन के अंदर, सबसे पहले तो ब्रिटेन के अंदर बेच सके। पहले जब ये इनिशियल फेज़ में थे, ये फैक्ट्रीज़ को आए हुए ज़्यादा समय नहीं लगा था, ये इन फैक्ट्रीज़ के, इन इंडस्ट्रीज़ के मालिक इस फिक्र में था कि हमारे मुल्क में ही हमारे सामान चलने चाहिए। उनके मुल्क में ही उनके सामान नहीं चलते थे, उनके मुल्क में भी इंडिया के सामान चलते थे। अब इंडिया के इस इंपोर्ट पे, इंडिया से आने वाले इंपोर्ट्स पे उन्होंने उनको बंद करने के लिए सरकार पे दबाव डाला कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दो, ताकि हमारे चीज़ें जो है ब्रिटेन में बेच सके बिना किसी कंपटीशन के, बाहर के बिना कोई बैरूनी कंपटीशन के। तो उसी समय इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएड किया, मनाया ताकि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मार्केट्स में भी बेचे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इनको कहा कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने आप हमारी सामान को लेकर हिंदुस्तान में भी बेचो। ठीक, तो जो ब्रिटिश कॉटन गुड्स थे अर्ली 19वीं सेंचुरी में बड़ी ड्रामाई अंदाज में उसमें आपको इजाफा देखने को मिला है। एंड ऑफ 18वीं सेंचुरी में कोई भी किस्म के कॉटन पीस गुड्स जो है वो इंपोर्ट नहीं होता था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो अपने कपड़े बनते थे। बाहर से कोई भी 18वीं सदी के आखिर में, कोई भी आखिर तक, जो 18वीं सदी के आखिर तक कोई भी किस्म के कपड़े जो है बाहर के देश से हिंदुस्तान में नहीं आता था। तो 1850 में कॉटन पीस गुड्स जो है वो 31% था इंडियन इंपोर्ट्स का, एंड बाय द 1870s ये बढ़ के कहाँ जाता है, 1850 में जो पीस गुड्स थे वो तकरीबन 31% पे आ जाते हैं, और 1870 में ये बढ़ के 50% आ जाते हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में अब बाहर से कपड़े आने लग जाते हैं। कॉटन वीवर्स इंडिया के अंदर जो कॉटन वीवर्स थे, तो उन्हें दो किस्म के प्रॉब्लम्स, एक ही समय पे दो किस्म के मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। एक तो उनके एक्सपोर्ट मार्केट्स कोलैप्स हो जाते हैं, लोकल मार्केट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब लोकल मार्केट्स जो है वो भरा पड़ा था मैनचेस्टर के इंपोर्ट से, मैनचेस्टर से आए हुए सामानों से, और जो मैनचेस्टर से सामान आ रहा था वो मशीन पे बनाया हुआ था, तो मशीन पे बनाए हुए सामान जो है वो कम दाम पे आ रहा था, और इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स जो है वो इतने सस्ते थे कि हमारे यहाँ जो वीवर्स कपड़े बनाते थे वो इसका मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत ज़्यादा थे, गरीब ज़्यादा थे। अब गरीब आदमी को अब मशीन पे बनाया हुआ सामान जो है बड़ा सस्ता में मिल रहा था, तो यहाँ पर हाथ की बनाए हुए सामान वो क्यों ख़रीदेगा, कोई भी ख़रीदार नहीं मिला। तो 1850s में बहुत सारे वीविंग रीजन्स ऑफ इंडिया से ऐसे रिपोर्ट्स आ गए कि वो बिल्कुल वो डिक्लाइन हो गए, बहुत सारे वीविंग विलेज में अब ये वीविंग का काम जो है ख़त्म हो जाते हैं। 1860s में अब इन वीवर्स को और नए किस्म के मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अब उन्हें रॉ कॉटन के, गुड क्वालिटी के जो कॉटन होते थे वो रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा था। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, जब अमेरिका के अंदर खाना जंगी छिड़ गया और कॉटन के जो सप्लाईज यूएस से आना बंद हो गया, ब्रिटेन ने क्या किया है, ब्रिटेन हिंदुस्तान की तरफ मुड़ते हैं, ब्रिटेन ने हिंदुस्तान का रुख किया है, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स इंडिया से अब बढ़ गया। ठीक है, तो जब रॉ कॉटन के यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या जाने लगा, रॉ कॉटन जाने लगा, यानी रॉ मटेरियल जाने लगा। पहले यहाँ से फिनिश्ड गुड्स जाते थे, यानी बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाते थे, अब यहाँ से रॉ कॉटन जाने लगा, तो अब रॉ कॉटन की कीमत बढ़ने लगा।
हिंदुस्तान के अंदर जो वीवर्स थे, अब उनको रॉ कॉटन भी नहीं मिला। अब क्योंकि रॉ कॉटन जो है वो कहाँ जा रहा था, यहाँ से इंग्लैंड जा रहा था, तो बेचारे मजबूर हो गए रॉ कॉटन को बहुत ज़्यादा दाम देकर ख़रीदने के लिए। और इस सिचुएशन में यहाँ पर उन्हें वीविंग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में वीवर्स और जो दूसरे क्राफ्ट्स पीपल थे और किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रीज़ ने यहाँ पर सामान बनाना शुरू कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तानी मार्केट जो है वो मशीन मेड प्रोडक्ट से भर जाते हैं। तो इस किस्म के माहौल में यहाँ के जो वीवर्स हैं और वीविंग इंडस्ट्रीज़ जो है, हाथ की बनाई हुई जो वीविंग इंडस्ट्रीज़ है, वो किस तरह सर्वाइव कर पाते, वो किस तरह आगे बढ़ पाता, वो किस तरह जी पाता। उनका अब जीना मुश्किल हो गया, अब उनका तरक्की करना जो है मुश्किल हो जाते हैं। फैक्ट्रीज़ कम, अब इंडिया के अंदर भी फैक्ट्रीज़ बनने शुरू हो गए। तो इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज़ बनने की वजह से यहाँ के जो लोकल वीवर्स थे, वीविंग विलेजेस थे और यहाँ के वीवर्स और आर्टिजन्स थे, उन पे क्या असर पड़ता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।